हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और जिन भी लोगों को अपना बीटीसी में एडमिशन लेना था, जिन्होंने भी अभी नया फ्रेश एडमिशन लिया है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आई थिंक अभी तो सारे एडमिशन कंप्लीट हो चुके होंगे, चाहे वो आपने काउंसलिंग के थ्रू कराया हो या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया हो। तो मुझे लगता है एडमिशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेज के अंदर अभी भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहे होंगे जहां पर सीटें खाली रह गई होंगी। तो देखो, अब ऐसा हो चुका है कि मार्च ऑलमोस्ट आ चुका है। मार्च मतलब ऑलमोस्ट क्या, मार्च स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी ने एडमिशन तो ले ही लिया होगा और अब आपको पता है कि आपके एग्जाम कब होंगे, जुलाई या फिर अगस्त में। पूरी पॉसिबिलिटीज है कि इन 2 मंथ में आपके एग्जाम हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अपनी अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैक लगती है वो फर्स्ट सेमेस्टर में लगती है। क्योंकि हम एकदम से सब कुछ एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होता है, एग्जाम का हमें नहीं पता होता, पैटर्न का हमें नहीं पता होता, हमें पूरा ये नहीं पता होता किस टाइप की कॉपी मिलती है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, कितना लिखना होता है, कितने पेजेस होते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, इतना ज्यादा नहीं पता रहता। तो सबसे ज्यादा जो बैक होती है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगती है। थोड़ा सा ध्यान से चीजें पढ़ लेना। और कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं कि जो आपको बैक लगवा सकते हैं, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिनको मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि संस्कृत हो गया, कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर या संस्कृत हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, जिनके अंदर आपको एक अच्छा खासा स्कोर करना है, नहीं तो फेल हो जाओगे इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये होती है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर है, कोई सा भी सेमेस्टर हो, मतलब बीटीसी के अंदर अगर आपकी किसी भी पेपर में बैक लगती है तो फिर वो आपके बैक के एग्जाम ना ऐसे नहीं है कि फिर नेक्स्ट मंथ या उसके 1-2 मंथ बाद करा लिए। बैक के पेपर होने में बहुत टाइम लग जाता है, 6-6 महीने, 1-1 साल तक लग जाता है बैक के एग्जाम होने में। और ये ऐसा होता है कि जब आपका नया जो फ्रेश बैच आता है ना, आपके पेपर उनके साथ ही कराए जाते हैं बैक के। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी कोशिश करना, चाहे आप एकदम मिनिमम नंबर से पास हो। जैसे कि 25 नंबर का एक पेपर होता है, आई थिंक संस्कृत का जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है और कंप्यूटर का पेपर भी 25 नंबर का होता है। तो 25 नंबर में से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी होता है। 12 से अगर कम नंबर आप लाओगे तो आपके सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। और एक बार अगर आपकी बैक लग गई ना, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब 6 मंथ के करीब करीब तो आप मान कर ही चलो, 6 के बाद फिर आपका हो सकता है कि 1 साल भी लग जाता है इसके पेपर होने में, बैक के पेपर। क्योंकि इसमें ना ऐसा नहीं होता कि आपका जो एग्जाम में बैक लग गई है तो आपके थोड़े दिन बाद पेपर करा लेंगे। नहीं, जब जो नया बैच आएगा ना फर्स्ट ईयर का, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके साथ आपके पेपर्स कराए जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चाहे आप मिनिमम नंबर से पास हो, चाहे आपके 12 नंबर हो, चाहे आपके मतलब 13 नंबर हो, 14 नंबर हो, लेकिन पास हो जाना, मतलब बस बैक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट में आप सभी को बता देती हूँ कौन से सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपकी बैक ना लगे। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ना ऐसे हैं जिसमें आप खुद से भी लिख दोगे, आपको कुछ जनरली चीजें भी पता होती है, उनको आप खुद से भी लिख दोगे तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बैक लगने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। और बहुत बच्चों की बैक लगती है इस एग्जाम के अंदर। बैक लगने का एक कारण कहीं ना कहीं ये भी होता है कि 3 दिन के अंदर आपके 8 पेपर होने होते हैं, रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता इसके अंदर। मतलब इतनी ज्यादा हालत आपकी खराब हो जाती है। एक तो एग्जाम जो आपका होगा वो आपके घर पर या आपके कहीं पास पड़ोस में नहीं होगा, या फिर जहां जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा ना, वहां पर भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम आपके जिले में जाता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मेरठ पड़ता है, और मेरठ मेरे घर से 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आपको 3 दिन डेली आपको अप डाउन करना है, 30 से 40 किलोमीटर। 3 दिन आपको 3-3 पेपर देने, ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो, क्योंकि 3 दिन के अंदर आपके 8 पेपर कंप्लीट कराने हैं। क्योंकि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 8 पेपर होते हैं और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 7 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के आपको 8 पेपर कंप्लीट कराने हैं 3 दिन के अंदर। तो आप देखो आपकी हालत क्या हो जाती है। पूरा दिन आप पेपर देते हो, लिखते हुए ना हाथ ये सूज जाते हैं, यहाँ से उंगलियां सूज जाती है, इतना इतना लिखना पड़ता है। क्योंकि आई थिंक एक कॉपी जो होती है, कॉपी मुझे ध्यान नहीं है, शायद 32 पेज के करीब की शायद कॉपी होती होगी, कॉपी मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी सभी चीजें अच्छे से तैयार कर लेना। सब्जेक्ट में आप सभी को बता देती हूँ किस सब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आप लोगों की बैक ना लग पाए। तो देखो, अच्छा मैं अपना संस्कृत के अंदर स्कोर बताती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि संस्कृत में क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था अपना बीटीसी का। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी थी और उसी टाइम पर मेरा एक एग्जाम था। जैसे मेरा जो पेपर था फर्स्ट सेमेस्टर का, जो मेरा पेपर था ना, ये थे 8, 9 और 10 अगस्त में पेपर थे। 8, 9 और 10 अगस्त को ही पेपर थे। और उसके बाद जो मैं जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसका पेपर था 23 अगस्त का। तो इसलिए मैंने बीटीसी पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की थी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे कंप्यूटर वाले पार्ट में और संस्कृत वाले पार्ट का बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि इन दोनों सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। लेकिन होपफुली फिर भी अच्छा स्कोर हो गया था। मतलब अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक था, 18 के करीब मेरा स्कोर था। संस्कृत के अंदर आई थिंक 18 थे और कंप्यूटर के अंदर 17 थे शायद।
तो ऐसा कुछ स्कोर होता है। इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, बस बैक नहीं लगनी है आपको। एक चीज ध्यान रखकर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको बस बैक नहीं लगने देनी है। क्योंकि अगर देखो चलो फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गई फिर भी ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत ना फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाती है ना, फिर बैक के पेपर देखो आपके कितने टाइम बाद होंगे, 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, इतना टाइम लग जाएगा। उस बीच कोई वैकेंसी आ गई ना तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और मान लेते चलो आपने फॉर्म फिल कर भी दिया इस बेस पर कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाओगे ना तब वहां पर आपका कंप्लीट मांगते हैं, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता। इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार जब इस तरह से वैकेंसी आई थी, और जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में थे उनकी बैक लगी हुई थी, बैक के बाद वो बैक के एग्जाम नहीं दे पाए, और उस बीच कोई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी में उन्होंने फॉर्म फिल किया, उनका एग्जाम भी हुआ, पेपर भी अच्छा हुआ, पास भी हो गए, लेकिन वही बात हो गई ना, क्योंकि उनका जो बेसिक जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर नहीं थे, वहां पर उनकी बैक थी, जिस वजह से उनकी वैकेंसी ना पूरी नहीं मानी गई, मतलब उनको लिया ही नहीं गया उन बच्चों को जिनकी बैक लगी हुई थी। इसलिए ध्यान रखना, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक बार को आपको बैक लग भी गई, देखो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बैक लगे, उनके नंबर कम आए, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपके नंबर कम है तो ज्यादा दिक्कत है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में है तो फिर भी आप थोड़ा मैनेज कर लोगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले पहली बुक की अगर मैं बात करूं, पहली बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। मैं पहले बता देती हूँ, मैंने तो सिर्फ सीरीज पढ़ी थी 10 दिन के अंदर, जैसा कि मैंने बताया मैं अपनी तैयारी कर रही थी इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने ये सीरीज पढ़ी थी और ये मैंने अच्छे से पढ़ ली थी पूरी। मतलब इतनी आसान है ना, मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी तैयारी की है तो मुझे पता था चीजें। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार सी थी, इसलिए इस वजह से इस बुक के अंदर मेरा ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। आई थिंक 35 के 24 के करीब शायद इसके अंदर स्कोर, नहीं इसके अंदर तो मेरा अच्छा स्कोर था, 40+ था। दूसरी बुक थी वो जिसके अंदर मेरा थोड़ा कम था। तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये जो बुक है ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपकी हो जाएगी जब आप इसकी अच्छे से तैयारी करोगे। और सेकंड बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हाँ, इस वाली बुक के अंदर मेरा थोड़ा सा कम स्कोर था, इसके अंदर आई थिंक मेरा 50 में से, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 35 या 35 से कम स्कोर था इस बुक के अंदर मेरा। तो दूसरी बुक ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी आपकी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, बस मैं यही बोलना चाहूंगी। क्योंकि फर्स्ट वाली बुक में अच्छा स्कोर हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है फर्स्ट वाली बुक से स्कोर, जनरली मैं बता रही हूँ एवरेज सभी बच्चों को लेकर, सभी का किस तरह का स्कोर रहता है। पहली वाली बुक को सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ये वाली थोड़ा सा कम स्कोर हो पाता है इस वाली के अंदर। और तीसरी है विज्ञान की, विज्ञान तो आसान होता है, आसानी से इसमें अच्छा स्कोर हो गया था, 25 में से आई थिंक मुझे लगता है 23 या 22 नंबर थे मेरे। तो साइंस वाली में हो जाएगा, साइंस की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये है मैथ्स वाला पार्ट, जैसे फोर्थ वाली जो बुक है ना गणित की बुक है, मैं साइड में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो मैथ वाला पार्ट है ना, जैसे देख कुछ बच्चे होंगे जो आर्ट साइड से होंगे, शायद वो मैथ अब बहुत टाइम बाद पढ़ रहे होंगे, उन्होंने कहीं 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा मैथ्स, लेकिन उसके बहुत टाइम बाद वो अब पढ़ रहे होंगे मैथ वाला पार्ट, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इतना बेसिक मैथ्स है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना, थोड़ी सी ध्यान से चीजें करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आसान है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 10-15 दिन में धीरे धीरे आप चीजें सीख जाओगे। थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है कि कैसे निगेटिव ऐसे करके, जो कि क्या क्या सिंबल कैसे यूज होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा कुछ ये नहीं था, ये मैंने पूरा पढ़ा था आराम से, अच्छा खासा मेरा मैथ में भी ठीक स्कोर हो गया था। आई थिंक 23 ही था, 23 से 24, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये है मैथ वाला पार्ट, तो मैथ भी हो जाएगा आपका, जिन लोगों ने पहले से भी नहीं पढ़ा है थोड़ी सी मेहनत करना, बस हो जाएगा ये भी। और उसके बाद 5वीं बुक थी सामाजिक अध्ययन। ये सामाजिक अध्ययन में लिखना काफी पड़ता है, जैसे सब्जेक्ट ही ऐसा देखो सामाजिक अध्ययन, इसके बारे में मतलब ऐसा था कि रिटर्न चीजें ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा अच्छा मेरा स्कोर तो नहीं हो पाया था इसके अंदर, लेकिन हाँ पास थी इसके अंदर भी ठीक ठाक एक स्कोर से, लेकिन ज्यादा अच्छा जितने की उम्मीद थी उतना स्कोर नहीं आया था। इसके बाद आता है छठी बुक जो है ना हिंदी की है। हिंदी आसान होती है, हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। और फिर ये होता है ना कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमें काफी नॉलेज है हिंदी की, तो हिंदी वाले पेपर के लिए आपका हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। तो हिंदी भी ठीक है, हिंदी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना अब आते हैं, जो कि सबसे 7वां सब्जेक्ट है संस्कृत का। संस्कृत में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है याद करने में, उसको समझने में, इतनी सारी चीजें होती हैं, और संस्कृत हमने कभी पढ़ी भी नहीं होती, तो संस्कृत को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सबसे ज्यादा बैक संस्कृत में ही लगती है, तो ध्यान से संस्कृत वाले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है 8वीं बुक जो है कंप्यूटर की है। कंप्यूटर का प्रोसेस भी बड़ा डिफिकल्ट सा था, मतलब कुछ भी याद करने वाली चीजें थी सब कुछ, तो इसलिए कंप्यूटर और संस्कृत ये 2 बुक है ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने ये 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए ना, जो मुझे लगता है ना कि ये 3 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी में आप सभी पास हो जाओगे। ये 3 सब्जेक्ट है, मैं आप सभी को बता देती हूँ। संस्कृत अच्छे से पढ़ लेना, काफी अच्छे से पढ़ लेना, ताकि बिल्कुल बैक लगने का कुछ चांस ही ना बचे संस्कृत। और उसके बाद कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर वाली बुक, ठीक है। और ये है दूसरी बुक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, क्योंकि इसमें याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्किनर थॉर्नडाइक वगैरह इन्होंने क्या क्या सिद्धांत, इस तरह की इस टाइप की चीजें, सीखने के सिद्धांत की इन्होंने दिए, इस टाइप की चीजें हैं इसके अंदर। तो ये 3 बुक हैं जो मैंने आप सभी को लास्ट में दिखाई है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये 3 बुक आप पार कर लेते हो ना, तो समझ लो आपका पूरा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा बिना किसी बैक लगे।
तो आपका अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स भी अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं, वहां से जाकर आप कुछ चीजें पढ़ सकते हो। तो आई होप कि मैंने आप सभी की सभी चीजें क्लियर कर दी है। बाकी आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।